नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पर्यावरण टेस्ट सीरीज 7। ठीक है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे आपका यूपी टेट हुआ, रेट हुआ, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही। ठीक है, उसका कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, NO2, ये सारी क्या होती हैं, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि कह रहा है उर्वरक के अधिक इस्तेमाल से। ठीक है, क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि उर्वरक के अधिक इस्तेमाल से मतलब अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या सभी होते हैं। तो क्या होता है, उर्वरक के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण कह सकते हैं कि सभी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िएगा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। जो भोपाल गैस घटित हुई थी उस दुर्घटना का कारण क्या था। मेथाइल आइसोसाइनेट था, नाइट्रस ऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था या कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो जो भोपाल गैस दुर्घटना घटित हुई थी उसका कारण क्या था, मेथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था, मेथाइल आइसोसाइनेट। यह जो दुर्घटना भोपाल गैस दुर्घटना घटित थी यह किस सन में घटित थी, यह 2 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। कब घटित हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे स्थित है या किस देश में स्थित है। ठीक है, क्या कर रहा है कि माउंट कैमरून जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे स्थित है, अमेरिका, भारत, USA या अफ्रीका में। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे जी स्थित है, अफ्रीका पे में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि USA जो है, USA में कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो USA में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, माउंट सस्ता। क्या नाम है, माउंट सस्ता नाम है उसका। दूसरा क्या है, माउंट रेजियर नाम है। तीसरे का क्या नाम है, माउंट हुड। ये ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, USA में पाए जाते हैं। कौन से, माउंट सस्ता, माउंट रेजियर और माउंट हुड। ये ज्वालामुखी हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, USA में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी का वह प्राकृतिक छिद्र है जिससे होकर तप्त लावा जैसे भाप के टुकड़े या कोई भी टुकड़ा निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं या इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से ज्वालामुखी के प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सामने दे रखा है कि ऑप्शन में दे रखा है कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या उक्त सभी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उक्त सभी। सक्रिय भी ज्वालामुखी होता है, शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, तीनों क्या होते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपको बताते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। वे ज्वालामुखी जिसमें समय समय पर उद्गार क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें समय समय पर उद्गार क्रिया होती रहती है या कुछ में से कुछ लावा या चट्टानें या कुछ भाप जैसा चीज़ें निकलती रहती हैं, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी क्या होता है, शांत ज्वालामुखी वह होता है, वे ज्वालामुखी जो कालांतर में उद्गम की कोई संभावना नहीं रहती या उसमें से कुछ भी उद्गम नहीं होता है, मतलब उसमें लंबे समय से कोई भी उद्गम नहीं हुआ है या उससे कुछ चीज़ें नहीं निकली हैं, तो क्या कहलाता है आपका, शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है
किसे वृक्ष मित्र कहा जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। क्या करा है कि किसे वृक्ष मित्र कहा जाता है, इसमें से कौन ऐसे हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है, वृक्ष मित्र। सुंदर लाल बहुगुणा, अनुपम मिश्रा, अरुंधति राय या मेघा पाटेकर, कौन से हैं इसमें से वृक्ष मित्र के नाम से फेमस। सुंदर लाल बहुगुणा जो हैं ये कौन है, ये आपके वृक्ष मित्र के नाम से फेमस है। जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, यही हैं सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व, मतलब इनके ही काल में या इनके ही देख रेख में जो आपका चिपको आंदोलन घटना हुई थी, इनके ही देख रेख में घटित वो हुई थी। ठीक है, इस कारण से ही इन्हें क्या कहा जाता है, वृक्ष मित्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर और आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अरुंधति राय कौन है, मेघा पाटेकर कौन है। तो अरुंधति राय और मेघा पाटेकर कौन है, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में तहत जो नर्मदा नदी पर निर्माण हो रहा था, मतलब गैर निर्माण हो रहा था, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। कौन कौन से, अरुंधति राय और मेघा पाटेकर कौन थी, ये सब नर्मदा नदी पर जो अवैध निर्माण हो रहा था उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्या कर रहा है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1976 कि 1980 कि 1983 कि 1988 में। तो भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था, पारित किया गया था 1980 में पारित किया गया था। और उसमें जो पहली बार संशोधन हुआ था, फर्स्ट टाइम जो संशोधन हुआ था 1988 में हुआ था। फर्स्ट क्या हुआ था, उसमें संशोधन हुआ था, किस सन में हुआ था, 1988 में उसमें संशोधन हुआ था, 1988 में। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था या कब पारित हुआ था, वो हुआ था 1980 ईस्वी में। उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1988 ईस्वी में। इसके तहत क्या होता है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम तो पारित हो गया, इसका मतलब क्या होता है, वन संरक्षण अधिनियम क्यों लगाया जाता है कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के पेड़ों को न काटा जाए, मतलब पेड़ों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाया जाए जब तक आपका केंद्र सरकार की कोई अनुमति न हो। अगर पेड़ों की कटाई करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके पुलिस या जो आपके जंगल के पुलिस होते हैं या ऐसे पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो तत्काल उनके जो औजार हैं उसको भी जब्त कर लिया जाए और जो वन के लकड़ी भी काटे हैं उनको भी अपने अधिकार में ले लिया जाए। तो किसके तहत आता है, वन संरक्षण अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िएगा, भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है। जल पुरुष के नाम से, भारत में जल पुरुष के नाम से फेमस कौन है, जल पुरुष के नाम से फेमस ऑप्शन पढ़िएगा कि राजेंद्र सिंह, भोपाल राय, मेनका गांधी, शिवराज। तो इसमें से जो जल पुरुष के नाम से फेमस हैं वो कौन थे, आपके राजेंद्र सिंह जो थे वो किसके नाम से जाने जाते थे, जल पुरुष के नाम से। इन्होंने जल संरक्षण के विषय में अथक प्रयास किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको कई संस्थाओं ने विशेष प्रकार के पुरस्कार भी दिए थे, जैसे स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। इनको कौन सा प्राइज़ दिया गया था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ इनको दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनको क्या दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था भैया, वो भी देख लीजिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, कौन सा, मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ठीक है, भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, भारत का जल पुरुष जो थे आपके राजेंद्र सिंह थे। इन्होंने जल संरक्षण के विषय में अथक प्रयास किए थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे ताकि जल को संरक्षित किया जा सके, इसलिए इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए थे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ या मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है, ओजोन परत जो होती है वो मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, ओजोन परत जो होती है किस प्रकार से उपयोगी है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कई दिए गए हैं, उसको पढ़िएगा।
वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है तापमान जो होता है, तापमान को क्या करती है, संतुलित करती है। तापमान को संतुलित करने का भी काम कौन करता है, ओजोन परत होती है। ठीक है, तो ओजोन परत जो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, वह क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, ताकि पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर होगा। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ताकि पृथ्वी को गर्म होने से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से एक बार। क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से या हवा से। तो सौर ऊर्जा जो होती है किससे प्राप्त होती है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य द्वारा सीधे ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त सीधे ऊर्जा को क्या कहा जाता है, विकिरण ऊर्जा भी कहा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रयोग मानव द्वारा आदिकाल से होता आ रहा है। इसका प्रत्यक्ष उपयोग जो है मनुष्य द्वारा आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। फसल हुआ, घास हुआ, अनाज हुआ, आदि चीज़ों को सुखाने के लिए मनुष्य जो होता है सूर्य का प्रयोग करता है। ठीक है, जो सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित इन्हों में से क्या कर रहा है, यहाँ पढ़िएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित इन्हों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है कि उत्पन्न करता है, डीजल हुआ, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। तो जो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। ठीक है, क्या होता है कि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें CO2 की जो मात्रा है उसको भी रोकता है, और हाइड्रोजन का दहन होने पर जब भी हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो ऊष्मा निकलता है और दूसरा क्या होता है, जल प्राप्त होता है। क्या निकलता है, ऊष्मा और जल प्राप्त होता है। अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो ऊष्मा और जल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कर रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात, राजस्थान या असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे पूछ लेता है कि सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो सुंदरवन अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है, सुंदरवन अभ्यारण्य, सुंदरवन कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो आपका असम है, असम में कई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जैसे आपका काजीरंगा, औरंगा, नामेरी, मानस, ये सब कहाँ पे स्थित हैं, असम में। अगर असम में पूछ लिया कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान असम प्रसिद्ध हैं, तो काजीरंगा हुआ, काजीरंगा। यही जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे स्थित हैं, असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि पढ़िएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 को। कह रहा है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें से प्रथम उद्यान है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें से ऑप्शन जो नंबर 1 दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है,
आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है यहाँ पे दिया गया है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो स्थित है आपके लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी कहाँ है भैया? ये लखीमपुर खीरी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे इसमें एक ऑप्शन और छूटा है आपका, ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा? इसमें से मीथेन जो है आपका वो ग्रीन हाउस गैस है। बाकी इसमें से कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी होती है? अगर आपसे पूछ लिया कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी होती हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी होती हैं, तो आप बता सकते हैं CFC होता है, CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। सभी क्या होती हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो जो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? मीथेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है पढ़िएगा, निम्न ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क हुआ, सिडनी, एम्स्टर्डम या नागासाकी में? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, एम्स्टर्डम। कहाँ पे स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो कह रहा है कि भूमंडलीय तापन का कारण है कि भूमंडलीय जो होता है उसमें तापमान की वृद्धि क्यों होती है, उसके तापित होने का कारण क्या है? भारी जल होता है या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी है या वनों में वृद्धि है? तो भूमंडलीय जो तापमान में वृद्धि होती है उसका जो कारण होता है, कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड जब मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्या इसको देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो समुद्री शैवाल जो होते हैं उसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ऑप्शन देखिएगा, क्लोरीन का, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन या लोहा। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आयोडीन जो होता है वो समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो आयोडीन की कमी से अगर पूछ लेता है कभी कभी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बता सकते हैं आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि समुद्र का कितना % जल पीने योग्य होता है? ठीक है, क्या कर रहा है भैया कि समुद्र का जो जल होता है कितना % जल ऐसा होता है जो पीने योग्य होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, 97.2%, 2.15%, 0.65% या 0.0%। तो समुद्र का जल जो पीने योग्य होता है वो कितना होता है? 0.65%। जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो राइट होगा। क्या होगा कि 0.65% जो समुद्र का जल है वही क्या होता है? पीने योग्य होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की जो परत होती है, कई परत होती हैं, जैसे आपका तापन मंडल होता है, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल होता है। तो जो इसमें से सबसे ठंडी परत होती है वो कौन सी होती है? आपकी इसमें से ध्यान से देखिएगा, सबसे ठंडी परत जो होती है
वो है आप, हाँ भैया क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या करा है कि जो इसमें से आपकी जो सबसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तापन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो जो इसमें से आपकी सबसे ठंडी परत होती है या वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है कौन सी होती है, मध्य मंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एक बार मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे वाले जो भी वीडियो मैं नेट पे डालूँगा वो आपके पास सीधा पहुँचेगा। ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चलिए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।